हाय हेलो एवरीवन। सो अरमान फाइनेंशियल पे आज हम डिस्कशन करेंगे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का छोटा प्लेयर। Q1 के रिजल्ट इस कंपनी के आए हैं तो देखेंगे कैसे नंबर्स रहे हैं एंड आगे का क्या आउटलुक इस बिजनेस से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अरमान फाइनेंशियल का बिजनेस मॉडल वही सिंपल है। माइक्रो फाइनेंस के अंदर ये कंपनी है एंड रूरल एरियाज में जो ग्रुप ऑफ वुमेन होते हैं उनको ये स्मॉल टिकट साइज लोन देते हैं। अनसिक्योर्ड लोन होता है ये। तो मेन तो इनका यही काम है। प्लस इसके अलावा कंपनी ने पिछले 5-6 सालों में अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया है। सो एमएसएमई लोन भी कंपनी का पिछले कुछ सालों में काफी अच्छे से ग्रो हुआ है। 14% के आसपास 15% के आसपास इनका एमएसएमई लोन है। 81% इनका माइक्रो फाइनेंस है। देन टू व्हीलर लोन भी कंपनी करती है जो 2 से 3% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। और इसके अलावा आईबीएल मतलब जो इंडिविजुअल बिजनेस लोन जो कि हम पिछले काफी टाइम से बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अपने बेस्ट क्वालिटी कस्टमर्स को वो इंडिविजुअल लोन ऑफर करते हैं जिसमें टिकट साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है। बट वो होता अनसिक्योर्ड ही है नेचर में। और उसमें बेसिकली कस्टमाइजेशन आप प्रोवाइड करते हो कस्टमर्स को। तो ये इनका मेन प्रोडक्ट बास्केट है। कंपनी का ज्योग्राफिकली अगर आप देखोगे तो गुजरात यूपी इन दो स्टेट्स के अंदर अराउंड 50% के आसपास की प्रेजेंस है। बिहार में इन्होंने 2 साल पहले ही एंटर किया था लेकिन काफी अच्छी ग्रोथ मिली। एक्सपेंशन काफी अच्छा रहा इनका। आज के टाइम पे 9% लोन बुक इस कंपनी का बिहार से आता है। देन झारखंड तेलंगाना में इन्होंने रिसेंटली एक्सपैंड किया है। प्लस आज के टाइम पे कंपनी का टारगेट है कि कर्नाटका के अंदर इनको एक्सपैंड करना है। तो कर्नाटका इनका फोकस एरिया है। सो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है कंपनी का। अब माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। कंपनीज की एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रहा है। डिटोरिएशन बढ़ता जा रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा है कंपनीज का। एंड मार्केट भी उसको लेकर के कहीं ना कहीं कंसर्न है। अरमान का तो प्लस हमने पिछले 2-3 क्वार्टर में डिस्कस किया है कि धीरे धीरे करके इनका ग्रॉस एनपीए का प्रॉब्लम काफी तेजी से बढ़ रहा है। सो अब देखते हैं कि कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर में कैसे नंबर्स आए हैं। रिजल्ट कैसा आया इस कंपनी का। तो सबसे पहला पॉइंट ही अगर आप देखोगे अरमान फाइनेंशियल के रिजल्ट में तो यहीं पे हमको एक सबसे बड़ा मतलब रेड फ्लैग तो नहीं लेकिन एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट मिल जाएगा हमको यहीं पे। तो जो लोन बुक है इस कंपनी का एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट इसमें ग्रोथ कितनी आई है 21% की। ये कंपनी ये बिजनेस अभी से 3 क्वार्टर पहले तक ऑलमोस्ट 50-60% पे ग्रो करता था। आई मीन हमको पता है कि 50-60% की ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है लेकिन इनका बुक का अगर आप साइज देखोगे तो ये कोई बहुत बड़ा लैंडर नहीं है। 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का लोन बुक का साइज नहीं है इसका। सिर्फ 2,500-2,000 करोड़ का लोन बुक का साइज है। तो ऐसा छोटा लेंडर अगर हो और इकोनॉमी में क्रेडिट की डिमांड इतनी स्ट्रांग हो कि पूरा सेक्टर पूरा बैंकिंग सेक्टर अगर आप देखते हो तो वो अराउंड 12-14% के रेट से ग्रो कर रहा है। तो ऐसे छोटे लेंडर के लिए 40-45% की ग्रोथ को सस्टेन रख पाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन ये ग्रोथ कंपनी का कम होकर के 21% पे आया है। लास्ट क्वार्टर में हमने इनके कॉन कॉल में डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि हमको 35-40% का ग्रोथ अभी सस्टेनेबल नहीं लगता इस करंट एनवायरनमेंट में। एंड हम अपना ग्रोथ गाइडेंस घटा रहे हैं 25 से 30% का ग्रोथ गाइडेंस कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने किया कितना है 21%। मतलब काफी अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस रहा है कंपनी की नंबर्स में अगर हम इनका गाइडेंस से इसको कंपेयर करें। एंड ये बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। मार्केट को कभी भी किसी भी बिजनेस का अंडर परफॉर्मेंस पसंद नहीं है। जब भी आप देखोगे किसी बिजनेस ने गाइडेंस से अंडर परफॉर्म किया है सिंपल मतलब है उसका कि मार्केट उसके स्टॉक को रिवॉर्ड तो नहीं करने वाला नियर फ्यूचर में। हाँ, पनिशमेंट डिपेंड करता है कि उसका ओवरऑल रिजल्ट कितना ज्यादा खराब आया है। क्योंकि मार्केट रिवॉर्ड करता है स्टॉक को आउट परफॉर्मेंस के ऊपर। जब बिजनेस बोले कि हम 25% ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं एंड एग्जीक्यूशन उसका 30% पे हो तब आप देखते हो कि मार्केट उसको स्टॉक को रिवॉर्ड करता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट केस है। तो 21% का जो ग्रोथ नंबर है ये सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट मिल गया हमको। अब पॉइंट ये आता है कि 21% का ग्रोथ कंपनी ने किया क्यों है। क्या वो जो अभी तक हमने डिस्कस किए थे चैलेंजेस Q1 में कि हीट वेव था जनरल इलेक्शन था क्या वो मेन रीजन है जो बाकी बिजनेसेस के साथ में भी था। सो यहाँ पे एक और पॉइंट हमको समझना है कि जर्नलाइजेशन नहीं करना है हमको। इसीलिए हम बार बार डिस्कस करते हैं कि हर एक मॉडल को इंडिविजुअली हमको डिस्कस करना है एनालाइज करना है समझना है। एंड एक सिंपल थीसिस सबके ऊपर हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो अरमान के लिए हम ये नहीं बोल सकते कि वो Q1 में जो चैलेंजेस थे जनरल इलेक्शन का या हीट वेव का उसकी वजह से इनका ग्रोथ कम रहा है। नहीं, अगर इस बिजनेस को जैसे हम पिछले 3 क्वार्टर से डिस्कस कर रहे हैं 3 क्वार्टर का अगर आप इनका कॉन कॉल देखोगे इनको ट्रैक करोगे लगातार तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि अरमान का प्रॉब्लम क्या चल रहा है। बिकॉज ग्रोथ का गाइडेंस तो कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर में ही कम कर दिया था 25 से 30% कर दिया 35 से 40% से। तो ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने पहले घटाया। अब 21% के ग्रोथ का मेन रीजन क्या है क्योंकि इनका ग्रॉस एनपीए क्रेडिट कॉस्ट का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने आई थिंक सेकंड क्वार्टर में देखा था जब अरमान का पहली बार थोड़ा सा ग्रॉस एनपीए बढ़ा था। देन थर्ड क्वार्टर के अंदर एक बड़ा स्पाइक देखने को मिला क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया।
फोर्थ क्वार्टर में अगेन ग्रॉस एनपीए फिर से 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा। तो जब किसी भी लेंडर का ग्रॉस एनपीए कंसिस्टेंटली बढ़ता जाएगा एंड मैनेजमेंट को क्लैरिटी नहीं है कि इसमें क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम चल रहा है, कब तक वो रिजॉल्व होगा, तो डेफिनेटली कोई भी रैशनल लेंडर जो है वो अपने ग्रोथ को घटा देगा। तो अरमान की मैनेजमेंट ने भी अपने लास्ट कॉन कॉल में यही चीज बोली थी कि इतना एग्रेसिव ग्रोथ अभी हमको सूट नहीं कर रहा, हम कंफर्टेबल नहीं है 35-40% की ग्रोथ के साथ में, बिकॉज सेक्टर में मॉडल ऐसा ही है कि इसमें ग्रोथ को तो आप 50% का ग्रोथ भी रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पैसा रिकवर भी तो करना है ना जो आप लोन दे रहे हो मार्केट के अंदर। तो जब आपका ग्रॉस एनपीए बढ़ता जा रहा है और अगर आप अपने ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो आपको आपको आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, बिजनेस पूरी तरीके से अनसस्टेनेबल हो सकता है। तो कोई भी जो रैशनल लेंडर होगा वो क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में, अपने ग्रोथ को कम कर देगा। वही अरमान ने किया। सो ऐसा नहीं है कि चैलेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से इनका ग्रोथ कम हुआ है, नहीं, क्योंकि इनका एनपीए लगातार बढ़ रहा है, इनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा है, अनसर्टेनिटी कंपनी के लिए बढ़ रही है, इसीलिए इनको ग्रोथ को कम करना पड़ा है। 21% के आसपास का लोन बुक का ग्रोथ आया इनका। इसके अलावा देन अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर्स देखोगे तो आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इस कंपनी का वो 34% से ग्रो हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम इस कंपनी का ऑलमोस्ट 39% से ग्रो हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंपनी का जो मेन धंधा है ऊपर ऊपर का कि मार्केट से पैसा लेना है और आगे मार्केट में पैसा देना है, वो वाला धंधा अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके नीचे का जो मेन बिजनेस होता है कंपनी का, एक लैंडिंग बिजनेस का, कि पैसा रिकवर भी करना है, तो रिकवरी वाला पार्ट इस कंपनी के लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। इनका ग्रॉस एनपीए इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो आपको नंबर देख को लगेगा कि ये तो ग्रॉस एनपीए कम हुआ है। लास्ट क्वार्टर में 2.9% था, इस क्वार्टर में 2.79% है, मतलब 11 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हुआ है इनके ग्रॉस एनपीए के अंदर। लेकिन हमको वहां पे देखना है प्रोविजन एंड क्रेडिट कॉस्ट का नंबर। इनका पीएनएल एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो कंसोलिडेटेड पीएनएल अगर आप देखोगे अरमान फाइनेंशियल का, हाँ, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल अगर आप देखोगे, इनका पीएनएल देखोगे, तो इनका टोटल प्रोविजन एंड राइट ऑफ अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 3.5x बढ़ गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। मतलब क्रेडिट कॉस्ट इतने हाई रेट से बढ़ा है कंपनी का कि नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ आया है। 22% से इस कंपनी का प्रॉफिट जो है वो डी ग्रो हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो यही सबसे बड़ा नेगेटिव है इनके रिजल्ट के अंदर। एक तो चलो आपका लोन बुक का ग्रोथ घटा है, उसके ऊपर से जो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है उसमें भी बहुत शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। 22% से आपका प्रॉफिट डी ग्रो हो गया। क्यों? क्योंकि आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ी, आपको राइट ऑफ करना पड़ा। इनका जो स्टैंड अलोन बिजनेस है, जो माइक्रो फाइनेंस का, नमरा फाइनेंस करके जो इनकी सब्सिडरी है जो माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस करती है, उसके अंदर कंपनी ने ऑलमोस्ट 31 करोड़ के लोन जो है वो राइट ऑफ किए हैं। तो जब आप राइट ऑफ करोगे तो आपको कॉस्ट तो लेना पड़ेगा अपने पीएनएल के अंदर, और उसके ऊपर से आपको प्रोविजनिंग भी करनी पड़ी है। इसीलिए नंबर में जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा ग्रॉस एनपीए कंपनी का कम हुआ है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन कंपनी ने राइट ऑफ किया है, उसकी वजह से ग्रॉस एनपीए कम हुआ है और उसका कॉस्ट कंपनी को लेना पड़ा है। एंड नेट प्रॉफिट इनका 22% नीचे गया है इस Q1 के अंदर। उसका इंपैक्ट क्या पड़ा है? इनका आरओई का नंबर जो कि कुछ क्वार्टर पहले तक ऑलमोस्ट 25-30% टच करता था इनका आरओई का नंबर, इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 15% का आरओई आया कंपनी का। आरओए इस कंपनी का ऑलमोस्ट 7.5-8% के बीच के रेंज में होता था, अब वो कम होकर के 5% से भी नीचे आ गया है। सो ऑब्वियसली ये जो एफिशिएंसी रेशियोज हैं, अगर ये किसी कंपनी के इतने हाई रेट से कम होते हैं तो ये पॉजिटिव साइन नहीं है। तो ये रिजल्ट किसी भी एंगल से हम बोल नहीं सकते कि अच्छे हैं कंपनी के, खराब रिजल्ट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। उसके ऊपर से अगर आप मैनेजमेंट का कमेंट्री सुनोगे तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है, प्लस जो माइक्रो फाइनेंस का सेक्टर है उसमें ये सारे चैलेंजेस तो थे ही। आपका हीट वेव का प्रॉब्लम था, कलेक्शन एफिशिएंसी का प्रॉब्लम था, जनरल इलेक्शन था, वो सारे चैलेंजेस हैं। प्लस उसके साथ में जो अरमान की मैनेजमेंट पिछले 1-2 कॉन कॉल से बोल रही है कि हमको इस सेक्टर के अंदर ओवर लेवरेजिंग लग रहा है। मतलब क्या? कुछ ऐसे बोरोवर्स हैं जिनको बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी एग्रेसिवली ग्रो करने के लिए लोन दे रही है। मतलब उनका उनका उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उतना रीपे कर पाए, लेकिन फिर भी उनको लोन बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो उस ओवर लेवरेजिंग की वजह से उनकी जो रीपेमेंट की कैपेबिलिटी है वो इंपैक्ट हो रहा है, और उसका जो रिजल्ट है वो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को देखना पड़ रहा है। तो इनकी मैनेजमेंट ने इस क्वार्टर में भी यही बोला है कि ये सारी चीजें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी प्रोवाइड करती है हमको हमारे आउटलुक को लेकर के ओवरऑल। लेकिन हम कॉन्फिडेंट है कि हम बिजनेस को वापस से ट्रैक पे लाएंगे और एक हेल्दी रेट से ग्रो करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप कमेंट्री देखो तो आपको क्या फील आता है कि मैनेजमेंट अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आउटलुक को लेकर के।
सो यहाँ पे एक और स्ट्रेटेजी हमको डिस्कस करनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हमने अरमान के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट में भी इसको डिस्कस किया था कि अरमान का केस नहीं, इन जनरल अगर हम डिस्कस करें हमारे पोर्टफोलियो में कोई भी बिजनेस है जो फॉर एग्जांपल एक दो क्वार्टर में कंपनी बहुत अच्छा करती है, आगे का गाइडेंस भी अच्छा देती है एंड हम उसमें उसमें अपना एलोकेशन इंक्रीज करते हैं, बट देन अगर आपको दिखता है कि उस बिजनेस में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर उसकी अनसर्टेनिटी थोड़ी सी आ रही है, आउटलुक में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी उस टाइम पे ये हो सकती है कि हम अपना एलोकेशन कम कर लें उस बिजनेस से। बिकॉज हमको पता नहीं है कि कल को चल के बिजनेस में वो जो छोटा मोटा प्रॉब्लम दिख रहा है वो आगे चल के कितना बड़ा हो सकता है। जैसे अरमान का अगर आप देखो तो यही चीज हमने थर्ड क्वार्टर में भी डिस्कस किया था कि अगर मैं इन्वेस्टर हूं अरमान का तो ऐसे केस में मैं प्रेफर क्या करूंगा कि एटलीस्ट अपना एलोकेशन कम कर लूं, कि कल को चल के अगर 6 महीने बाद या 9 महीने बाद ये प्रॉब्लम बड़ी बनती है और इनका एनपी इतना ज्यादा हो जाता है कि इनके प्रॉफिट को हिट करने लग जाए, जब मैं इसको अपने अपने पोर्टफोलियो से निकालूं तो मुझे बहुत बड़ा हिट ना लेना पड़े अपने पोर्टफोलियो में। सो ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है एंड यही यही मेन मतलब भी है कि हम बिजनेस को कॉन्स्टेंटली ट्रैक करते हैं, बिकॉज जैसी परफॉर्मेंस है वैसा उसको हम रिवॉर्ड करेंगे। ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपका क्या होता है, डाउन साइड प्रोटेक्टेड हो जाता है। अदरवाइज क्या होगा, आप इग्नोरेंस में रहोगे कि नहीं कल कोई बिजनेस रिवाइव कर जाएगा, अगले क्वार्टर में रिवाइव कर जाएगा, देन सडनली आप देखोगे कि इतना बड़ा हिट होगा आपके पोर्टफोलियो में कि ना आप उतना उतना बड़ा लॉस इनकर कर पाओगे एंड ना ही आप अपना कैपिटल कहीं और शिफ्ट कर पाओगे। तो ओवरऑल जो आपका इन्वेस्टिंग है वो स्टक हो जाएगा, मतलब वेल्थ क्रिएशन तो छोड़ दो, आपका वेल्थ डिस्ट्रक्शन की तरफ आपका पोर्टफोलियो चला जाएगा। सो ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में अगर आप एक और एग्जांपल देखो, जैसे उत्कर्ष बैंक का हमने डिस्कस किया था, तो स्टार्टिंग में जब उस बैंक को हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया उसमें कुछ दो तीन प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उस बैंक ने कितना अच्छा कमबैक किया पिछले 2 क्वार्टर में। जब पूरा सेक्टर एनपीए से सफर कर रहा है तब उत्कर्ष बैंक का जो एनपीए है वो काफी स्टेबल है बाकी बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, प्लस ग्रोथ उस बैंक की स्टेबल है, 30-35% की रेट से वो बैंक ग्रो कर रहा है। इससे क्या समझ आता है कि ट्रैकिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमको उसके अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करने हैं। ट्रैकिंग सिर्फ नाम के लिए नहीं करना है कि हम बिजनेस का बस आगे रिजल्ट देख रहे हैं, उसका उसका एप्लीकेशन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट है ओवरऑल अरमान का। रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा नहीं है, आगे का गाइडेंस भी कुछ अच्छा लगता नहीं है। अभी इसको ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे अगले क्वार्टर में मैनेजमेंट और क्या क्लैरिटी देता है। कॉन कॉल भी हुआ है इनका, तो उसमें भी देखेंगे कि मैनेजमेंट कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस साउंड कर रहा है, क्या स्ट्रेटेजी वो प्लान कर रहे हैं सेक्टर को लेकर के। बाकी स्टॉक वाइज डेफिनेटली अब प्राइस टू बुक इसका 2 का हो या यहाँ से 1.5 का आ जाए, जब भी किसी लेंडर का एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आता है तो मतलब बिल्कुल इग्नोर करना है ऐसे बिजनेसेस को जब तक उसमें एक सस्टेनेबिलिटी नहीं आती उसके एसेट क्वालिटी में। अगेन वही पॉइंट है, ग्रोथ आपका कभी भी वापस आ सकता है, लेकिन एसेट क्वालिटी अगर आपकी एक बार डीरेल हो जाती है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है आगे चल के। आई मीन करंट सिनेरियो में अगर हम डिस्कस करें तो अगर मुझे माइक्रो फाइनेंस थीम प्ले करना ही है तो मुझे स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, लाइक उत्कर्ष बैंक या सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो 30% 35% की रेट से ग्रो भी कर रहे हैं, प्लस उनका एसेट क्वालिटी भी काफी ज्यादा स्टेबल है। प्राइस टू बुक उनका भी 1.5 से 2 के बीच में ही है। तो अगर मुझे ये थीम प्ले करनी है तो मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के थ्रू प्ले कर सकता हूँ, रादर देन कि अरमान के साथ में प्ले करूँ जहां पे मुझे बिल्कुल भी कोई क्लैरिटी है नहीं आगे के आने वाले क्वार्टर्स में। इसका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। इनफैक्ट एक और एग्जांपल यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो अरमान से बेटर केस जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लग रहा है, बिकॉज दोनों में अगर आप देखोगे तो एनपीए दोनों का बढ़ा है, अरमान का भी एनपीए बढ़ा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी पिछले 2 क्वार्टर में एनपीए बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है आईडीएफसी फर्स्ट और अरमान के केस में, कि आईडीएफसी फर्स्ट की जो मैनेजमेंट है उसको क्लैरिटी है, उसको पता है कि आगे चल के ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है और इसको हम कब तक रिजोल्व कर पाएंगे। अरमान की मैनेजमेंट के साथ में प्रॉब्लम ये है कि पिछले 2-3 क्वार्टर से इनका इनका वो कांस्टेंट स्टेटमेंट है कि अनसर्टेनिटी है अनसर्टेनिटी है, तो जब तक वो अनसर्टेनिटी रहेगी मार्केट आपके स्टॉक को रिवॉर्ड नहीं करने वाला। आईडीएफसी का भी अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो नीचे आया है, पिछले 2 क्वार्टर में लगातार उसका पैट गिरा है, लेकिन स्टिल उसकी उसके उसके बिजनेस के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि सेकंड क्वार्टर में भी हमारा प्रोविजनिंग बढ़ेगा, बिकॉज ये जो एनपीए का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया माइक्रो फाइनेंस से उसके अगेंस्ट में पूरी प्रोविजनिंग कर देंगे हम सेकंड क्वार्टर में। देन सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर से आप देखोगे कि हमारा प्रॉफिट जो है वो हेल्दी वे में ग्रो करने लग जाएगा और बाय द एंड ऑफ FY25 ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा। तो जब आप ये कमेंट्री सुनते हो तो आपको फील आता है कि यहाँ पे मेरे को क्लैरिटी है, मैनेजमेंट को पता है कि अगला 2-3 क्वार्टर किस तरीके से रहने वाला है और कहाँ पे मुझे एक अच्छा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वीजा वीज अगर मैं अरमान को कंपेयर करूं तो इसके साथ में प्रॉब्लम वही है कि अनसर्टेनिटी का जो थीम चल रहा है इस कंपनी के साथ में वो अभी भी आगे कंटिन्यू लगता है आने वाले क्वार्टर्स में। सो दैट इज द रीजन कि बेस्ट है कि इस केस में ऐसे बिजनेस को अवॉइड करें। ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, कॉन कॉल भी डिस्कस करेंगे इस कंपनी का,
एंड देखेंगे आगे कैसी प्रोग्रेस रहती है। मे बी सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में अगर इनका एनपीए थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है और मैनेजमेंट वापस से कमेंट्री देता है कि ग्रोथ को लेकर के अब हम कॉन्फिडेंट है, तब तो डेफिनेटली हम उस टाइम पे बुलिश हो सकते हैं ऐसे बिजनेस से, ऐसे स्टॉक से। लेकिन जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती एंड इस तरीके का अंडर परफॉर्मेंस रहता है, सो इट्स बेस्ट कि हम इसको अवॉइड करें। ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।